जेपी मूवमेंट से जुड़ा युवा कैसे बन जाता है 44 मुकदमों का आरोपी माफिया डॉन। राजनीति, अपराध और पुलिस का कैसे बनता है गठजोड़। माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव के गुरु कहे जाने वाले रंजीत बहादुर श्रीवास्तव की कहानी उनकी ही जुबानी। बदमाश मत बनना, अपराध की जगत में मत जाना। अपराधी होने के बाद अपराध से कैसे लौटा जाता है, इसका अगर कोई कड़वा अनुभव अगर मेरे जीवन से लेना चाहे तो ले सकता है। देखिए रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का स्पेशल इंटरव्यू सिर्फ द इंडियन ओपिनियन पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सबसे नज़दीकी जनपद है बाराबंकी, और बाराबंकी में जिला मुख्यालय की नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। इसके पहले आप स्वयं यहाँ पर चेयरमैन रहे, इस समय आपकी धर्मपत्नी यहाँ पर चेयरमैन हैं। हालांकि लोग आपको ही चेयरमैन कहते हैं क्योंकि आप उन्हें सियासत में लाए अपनी धर्मपत्नी को, और आपके नेतृत्व में ही उन्होंने चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का नाम पूरे देश में लोग जानते हैं। राजनीति से आपने शुरुआत की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अपराध की दुनिया की तरफ आप बढ़ गए या फिर अपराध के दलदल में आप फंस गए। 44 मुकदमे आपके खिलाफ पुलिस हिस्ट्री में दर्ज हैं, और माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव का गुरु आपको कहा जाता है। और एक ज़माने में देश में जो अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क था, उसमें जो अहम नाम थे, उसमें आपका नाम भी गिना जाता था। हालांकि आप अपराध की दुनिया से पूरी तरह से दूर हैं। जितने भी मुकदमे आपके खिलाफ किन्हीं कारणों से दर्ज हुए, वो लगभग सभी अदालत से समाप्त हो गए हैं, और इस समय सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं, राजनीतिक जीवन में सक्रिय हैं। श्रीवास्तव जी, आपका जीवन एक रहस्य है लोगों के लिए। तमाम लोग, हज़ारों लोग जो आपको जानते हैं, वो आपके जीवन की उन परतों के बारे में जानना चाहते हैं, उन घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं जिनकी वजह से युवा नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ। दीपक जी, एक बात आपने सत्य कही कि मैं एक बड़े साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति हूँ, और मैं बड़ा महत्वाकांक्षी भी नहीं था, पढ़ने लिखने वाला छात्र था। लेकिन जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने प्रवेश किया तो वहाँ पर हमें कुछ राजनीतिक व्यक्तियों को देख करके, राजनीतिक व्यक्तियों की संगत में आने के बाद हमें कुछ राजनीति का शौक़ हो गया। और चूँकि मैं नहीं जानता हूँ कि जातीयता के आधार पर तो हो ही नहीं सकता था, मैं नहीं जानता हूँ कि ये दैवीय संयोग रहा कि मैं कुछ थोड़ा सा तेज तर्रार था। इसी के आधार पर मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में थोड़ा चर्चित होने लगा, लेकिन अपराध की जगत में नहीं, राजनीतिक गतिविधियों में चर्चित हुआ। और अब अगर थोड़ी सी ये बात कहें हमारे वर्तमान जीवन को देखते हुए या बीच के जीवन को देखते हुए, तो एक लंबा समय है। चूँकि मैं 1974 से अगर बात करूँगा तो आज को भी मुझको अच्छी तारीख अच्छा याद है अच्छी तरह से कि 18 मार्च 1974 को मेरी पहली गिरफ्तारी जब हुई थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो मैं बिरला आंदोलन में पकड़ा गया था। अब लोग कहेंगे बिरला आंदोलन क्या होता है, कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ शीर्ष नेता अब भी मौजूद होंगे, उनसे अगर पूछा जाए तो यहाँ पर एक समय था जब प्रकाश वीर शास्त्री और राजनेता राजनारायण जी यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव लड़ने आए थे। उनके अगेंस्ट ये के बिरला जी चुनाव लड़ रहे थे, तो यहाँ के छात्र नेताओं ने विरोध किया था के बिरला के चुनाव का, जिसका एक अंग मैं भी था। और बिरला गो बैक का नारा लगा, और इत्तेफाकन उस आंदोलन के बाद के बिरला चुनाव हार भी गए थे। यानी धन बल हारा था, जन बल जीता था। ये हमारी प्रथम सीढ़ी थी। इसके बाद मेरी कुछ रुचि और बढ़ी। मैं छात्र आंदोलनों में, छात्र राजनीति में, लखनऊ यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में मैं पार्टिसिपेट करता रहा। लेकिन ठीक इसी समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शुरू हो गया। हमारी संगठनात्मक क्षमता और तेजी को देख करके उस समय तत्कालीन नेता सीवी सिंह थे, बाबू सीवी सिंह जी, तो उन्होंने मुझको इस आंदोलन जो छात्र युवा संघर्ष समिति बनी थी उसका मुझे प्रदेश महामंत्री बनाया। मैंने अपनी पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा के साथ उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। बाद में आपातकाल लगा। आपातकाल लगने के बाद मेरी मीसा में
गिरफ्तारी हुई, मीसा में जेल में रहा। छूटने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन मैं किसी का बंधुआ नहीं रहा, ये एक मेरी कमी भी हो सकती है। उसी समय आरक्षण लागू हुआ तो 1978 में प्रदेश स्तरीय आरक्षण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने का भी सौभाग्य मुझको ही प्राप्त है और मैंने ही यहाँ बाराबंकी में गिरफ्तारी दी थी। 1978 का जेल रिकॉर्ड देखा जाए तो मैं आरक्षण विरोधी आंदोलन के अंतर्गत जेल में बंद हुआ था और जो अखबारों की बैनर खबर थी, अगर आज के लोगों को बताया जाए विश्वास नहीं करेंगे। मैं अपनी गिरफ्तारी के बाद का जो मुख्य पृष्ठ था उस पर जो पहली खबर थी कि अलियाबाद पोस्ट ऑफिस लूटा गया, दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर कब्जा, आंदोलन का अगुआ रंजीत बहादुर श्रीवास्तव गिरफ्तार, ये हेडिंग थी। ये हेडिंग किसी को, साधारण व्यक्ति को नहीं मिल सकती है। फिर भी इसके बाद का अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा तमगा हमको और मिल चुका है, वो मिला ट्रेड यूनियन के अंदर। जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में इसी आंदोलन के बाद छूट करके गया तो हमारा एक्सपल्सन कर दिया गया था, मैं निकाल दिया गया था। एक्सपल्सन हो गया तो मैं ट्रेड यूनियन की तरफ बढ़ गया। ट्रेड यूनियन में रुचि, ट्रेड यूनियन में गया तो अब मैं उस पर भी अपनी उपलब्धियों पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। हमारी एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी जो आज भी LLJ में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय में आज भी दर्ज है। क्या दर्ज है कि रंजीत बहादुर श्रीवास्तव इंडस्ट्रियल एरिया तालकटोरा के मजदूरों को खूनी क्रांति के लिए भड़का रहे थे। ये इन राइटिंग है। और मैंने मजदूर मुक्ति सेना बनाई थी जिस पर सचिवालय में बैन लगा था। सैन्य तौर तरीके पर हिंदुस्तान के अंदर पहली सेना थी। और मैंने एक लेटो आंदोलन चलवाया था यूपी एग्रो के मजदूरों का, जो BBC से प्रकाशित हुआ था कि इस तरह का आज़ादी के बाद पहला आंदोलन था। ये मेरी मतलब जो है राजनीतिक, लेकिन जो आप कहना चाहते हो मैं आपको बता दूं कि फिर इस तरह का जीवन जीने वाला आदमी और इस तरह से जनता की सेवा करने वाला आदमी, जो जीवन आपका सामान्य तौर पर चल रहा था, युवा नेता, मजदूर नेता के रूप में आप आगे बढ़ रहे थे, वो जीवन अचानक उस दिशा में कैसे चला गया कि आपको माफियाओं से जोड़कर देखा जाने लगा? उसी पर दीपक जी मैं आ रहा था, उसी पर मैं आ रहा था कि देखिए अब यहाँ पर जो आपके मन में सवाल उठ रहा हूँ मैं पहले ही बता दूँ कि माफिया और पुलिस का गठजोड़ क्या होता है और किस तरह से एक साधारण आदमी या एक राजनीतिक व्यक्ति भी अपराधी कैसे बनता है। इससे मुझसे अच्छा उदाहरण इस पूरे हिंदुस्तान में आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। यहाँ पर मेरी शादी होने वाली थी, जाहिर सी बात है अगर मैं बेईमान होता तो मेरे पास राजनीति में पैसा होता। मैंने पैसा नहीं पैदा किया था। मैंने अपनी जीविकोपार्जन के लिए यहाँ ठेकेदारी शुरू की। ठेकेदारी शुरू करने के बाद मैं यहाँ ठेकेदारी कर रहा था और अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। हमारी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद यहाँ के एक, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ इसलिए कि मृतकों का नाम नहीं लिया जाता था, यहाँ पर एक बड़े माफिया जो सजा याफ्ता भी थे और ठीक कोतवाली के सामने रहते थे, जिनके लिए कहा जाता था कि इनको पुलिस का संरक्षण प्राप्त है और ये बात सही भी है। उसी माफिया के खिलाफ यहाँ के शीर्षस्थ नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने 10,000 आदमियों को लेकर प्रदर्शन किया था और माफिया की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। पूरा बाराबंकी इस बात को जानता है। लेकिन अब वो माफिया जो पुलिस के संरक्षण में पल रहा था, उसने मेरी आजीविका पर हाथ डाल दिया। मुझे ठेकेदारी से वंचित करने का उसने कुचक्र रच लिया और अपने आदमियों का रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराता मुझे कोई इसकी गिला शिकवा नहीं था, लेकिन मुझे ठेकेदारी से जब अलग करने के, तो मैं युवा था, तेज तर्रार था और जाहिर सी बात ही जो इतनी परिस्थितियों में लड़ भिड़ करके आ रहा होगा वो किसी से, गुंडे बदमाश से दबने वाला नहीं था। इसलिए मैं उनसे नहीं दबा और न दबने का नतीजा यह हुआ कि वो सौभाग्य है, मेरी किस्मत है कि वो मारा गया, मैं बच गया। जाहिर सी बात है कि जब कोई बड़ा मरता है तो उतना बड़ा नाम हो जाता है। अब मेरा नाम भी उतना बड़ा हो गया, जितना बड़ा उसका नाम था उतना बड़ा मेरा नाम हो गया। लोगों ने मुझे शाबाशी देना चालू कर दिया कि वाह भाई बड़ा अच्छा काम किया रंजीत, आपने बहुत बड़ा विकेट आपने गिरा दिया। मैं नहीं जानता था मैंने कितना बड़ा विकेट गिराया है, लेकिन खैर चलिए ये श्रेय हमको मिल गया। अब ये श्रेय मिल गया तो हमारी धाक जम गई।
धाप जम गई तो पुलिस की निगाहों में किरकिरी होने लगा, मतलब नाम बढ़ेगा तो किरकिरी होगी। अब जब किरकिरी होने लगी तो झूठे सच्चे मुकदमे मेरे ऊपर लगने लगे। तो कुल मिलाकर के दीपक जी उस कहानी से कोई मतलब नहीं, जब झूठे मुकदमे थे तो छूट गए मुकदमे। आज मेरे लेकिन ये आंकड़ा 44 मुकदमों तक पहुंचा और फिर माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव और तमाम लोगों के से जुड़ के आपका नाम, उनका गुरु भी आपको कहा जाने लगा। देखिए आंकड़ा, इसको तो हम लोग चार्जशीट जब लगती थी तो हम इसको मार्कशीट कहते थे, चार्जशीट नहीं होती थी, ये मार्कशीट होती थी। कुछ होता था कुछ नहीं होता था। अब ऐसे पुलिस के, जैसे अभी कानपुर की एक बहुत बड़ी घटना आपके सामने चल रही होगी, जैसे मान लिया उसके ऊपर 8 गैंगस्टर लगे, तो गैंगस्टर कौन लगाता? पुलिस लगाती है। NSA लगे तो NSA कौन लगाता? पुलिस लगाती है। तो अगर मेरे ऊपर भी इस तरह के मुकदमे लगे होंगे, पुलिस के 307 लगे होंगे, विदाउट इंजरी 307 लगे होंगे, या मेरे ऊपर गैंगस्टर लगे होंगे, या मेरे ऊपर मीसा लगा होगा, तो ये कोई अपराध मेरा किया हुआ अपराध थोड़ी है, ये तो पुलिस के द्वारा लगाया हुआ है, पुलिस के द्वारा लगाया अपराध है। तो जो अपराध पुलिस के द्वारा लगाए गए होते हैं वो किसी अपराधी के द्वारा किए नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब पुलिस परेशान होने लगती है, ज़्यादा नाम बढ़ जाता है तो परेशान होने लगती है, स्वाभाविक भी है। पुलिस कहती है कि मेरा सरदर्द पैदा हो गया, तो उस सरदर्द को मिटाने के लिए पुलिस मुकदमे लगाने लगती है, उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगती है। तो ये सब कुछ मेरे ऊपर बीता होगा। लेकिन अब ये है कि बात ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा समझदारी से काम लिया, तो समझदारी से काम लिया तो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। अगर एक पुस्तक ऐसी आई थी जिसमें आपको बबलू श्रीवास्तव के जीवन पर थी, और पूरे भारत में, बल्कि ये कहें कि इधर दक्षिण एशिया में जो माफिया नेटवर्क है उसमें दाऊद इब्राहिम का जिक्र था, नेपाल से लेके पाकिस्तान, दुबई, मॉरिशस, तमाम देशों में फैले आपराधिक नेटवर्क का जिक्र था। और उस पुस्तक का संपादन आपने किया था, उसमें आपका मार्गदर्शन था। तो ये इतनी व्यापक जानकारी डी गैंग के बारे में, नेपाल से लेकर मॉरिशस और सिंगापुर, दुबई, पाकिस्तान, ये पूरा जो आपराधिक नेटवर्क है, इतनी बेहतर जानकारी आपके पास इस नेटवर्क की आई। मैंने खुद वो किताब पढ़ी थी और मुझे भी लगा कि वाकई में बड़ी शार्प उसमें जानकारियाँ थीं, बहुत ही सटीक उसमें जानकारी आपने दी थी। तो इतनी सारी अच्छी जानकारी इस पूरे नेटवर्क के बारे में आपको मिली, और कैसे ये पूरा सफ़र आपका रहा जिसमें इतनी अहम जानकारियाँ भी आपको मिली? दीपक जी, अपने प्रश्न का जवाब तो आपने खुद ले लिया। जब मैं बबलू श्रीवास्तव का गुरु ही हूँ, और बबलू श्रीवास्तव एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है या हस्ती है, जो भी मान लें आप उसको, तो जब एक इंटरनेशनल क्रिमिनल मेरा शिष्य है तो इंटरनेशनल जानकारी मुझको लेने में कितनी देर होती है? अरे कुछ मैंने उसको पढ़ाया होगा तो कुछ उसने मुझको पढ़ाया है, तो ये सब चीज़ें उसने हमको पढ़ाई हैं। फिर हमने बाद में उसको लिखा दी। वो लिखना नहीं जानता था, मैं लिखना जानता था, मैंने लिखा दी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए है क्या, मैं आपको बता दूं, कोई ना किसी का गुरु होता है, ना कोई किसी का शिष्य होता है। बबलू का जीवन अलग तरीके से शुरू होता है, रंजीत बहादुर का जीवन अलग तरीके से शुरू होता है। और मैं समझता हूँ कि मैं तमाम क्रिमिनल्स की बात कर सकता हूँ, तमाम लोगों के जीवन अलग अलग तरीके से शुरू हुए होंगे। हर आदमी का जीवन एक जैसा नहीं शुरू होता है, कोई बाद में बनता है, कोई पहले बनता है, कोई आदतन होता है, कोई गैर आदतन होता है। तो कुछ लोग आदतन अपराधी होते हैं, वो अपना चोरी डकैती राजनीति से शुरू कर लेते हैं। कुछ सरकमस्टेंसेस पर होते हैं, जिनके सामने जब परिस्थितियाँ आती हैं तब हथियार उठाते हैं। जैसे ब्रजेश सिंह है, परिस्थितियाँ आने पे उसने हथियार उठाया। मुख्तार अंसारी है, वो भी ठीक ठाक घर का था, बाद में उसने वो हथियार उठाया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर आदमी एक जैसी परिस्थिति से नहीं गुजरता है, अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से लोग हथियार उठाते हैं। ये अपनी जगह पर उसमें एक लंबा विषय है, लेकिन ये है कि जानकारी होना दूसरी चीज़ होती है। जानकारी अगर आप पत्रकार हैं, अगर लेना चाहते हैं तो आप अपने नेटवर्क से पूरे हिंदुस्तान की जानकारी ले लेते हैं। उसी तरह से मेरे पास भी अपना नेटवर्क है, मैं पूरी वर्ल्ड की जानकारी ले लेता हूँ बैठ करके, जहाँ की जानकारी। जिस तरह पुलिस इस मामले में आक्रामक हुई और बड़ी घटना भी थी, 8 पुलिस वालों की मौत हुई, और इसके पहले भी जैसे आपने नाम लिया मुख्तार अंसारी का, अतीक अहमद का, ब्रजेश सिंह का, उत्तर प्रदेश में तमाम माफिया हैं जिनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है, लेकिन पुलिस इस तरह किसी के खिलाफ आक्रामक नहीं हुई कि उसका मकान तोड़ दिया, गाड़ियां तोड़ दी, उससे जुड़े बहुत सारे लोगों का इनकाउंटर हुआ। तो ये मामला जो है इतना ज़्यादा इसमें
पुलिस ने इसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा। क्या 8 पुलिस कर्मियों की मौत या वाकई में पुलिस तंत्र पे बहुत बड़ा हमला कर दिया था विकास दुबे ने? देखिए, निसंदेह ये तो अगर हम कह दें कि विकास दुबे के साथ गलत हुआ, ये तो नहीं कहा जा सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट की जांच है, इससे इस पर ज़्यादा कमेंट करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि विकास दुबे का मामला अन्य लोगों से थोड़ा सा भिन्न है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं विकास दुबे को नहीं जानता हूँ, मैंने उसका पहले से कोई हमारा परिचय भी नहीं था, लेकिन मैं इस मामले को भिन्न मान रहा हूँ। इसलिए भिन्न मान रहा हूँ कि वो एक उद्दंड अपराधी था, और जिसको मैं विवेक शून्य कह सकता हूँ अपनी भाषा में, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप आदमी एक ही स्थिति में ले सकता है जब वो स्वयं मरने की सोच ले। क्योंकि हर आदमी जानता है पुलिस पर गोली चला रहा हूँ तो मैं मारा ही जाऊँगा, तो सुसाइड करने की तो उसने पहले ही सोच ली थी। तो जो आदमी मरने की सोच लेगा वो चाहे मारा जाए चाहे मर जाए, बात तो एक ही आई। तो ये उसका अपना स्टेप था, ये बात अपनी जगह पर सही है। लेकिन ये भी बात अपनी जगह पर सही है कि मैं थोड़ा सा पुलिस के विषय में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि पुलिस किसी भी चीज़ को, खैर पुलिस भी कोई मतलब जो है ज्योतिषी तो है नहीं कि वो जान लेगी कि अंकुर ये जो निकल रहा है ये बड़ा होने के बाद कितना बड़ा हो जाएगा। ये तो उसको, पुलिस को तो जानकारी होती नहीं है। तो ये अंकुर बड़ा हो गया। अब कैसे बड़ा हो गया, कितने लोगों ने इसको बड़ा किया, कितने लोगों ने सींचा, कितने लोगों ने पाला, अब ये तो उसकी जांच पर ही निकलेगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये मैं थोड़ा सा अपने जो अनुभव है उसके आधार पर कहना चाहता हूँ कि होनहार बिरबान के होत चीखने पात। अगर कोई अपराधी भी निकल रहा है तो किस तरह का अपराधी निकल रहा है। अगर ये ज्ञान पुलिस के पास नहीं है, अगर इसका अध्ययन पुलिस नहीं कर पाती है, अगर इसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन नहीं है प्रशासन के पास में, तो मैं समझता हूँ कि उनकी अक्षमता होगी। ये उनकी अक्षमता है। अंकुर निकलने के बाद आप दीपक भैया बताइए मुझे ज़रा सा, एक पौधे का अंकुर निकला, गांव का किसान जान जाता है ये गेहूं का अंकुर है, ये चने का अंकुर है, ये मक्के का अंकुर है, ये किसान जान लेता है। पुलिस का भी तो यही काम होना चाहिए। अगर अंकुर निकला है तो ये भटकटैया का अंकुर है, ये बेलपत्री का अंकुर है कि ये बबूल का अंकुर है, ये अगर पुलिस नहीं जान पा रही है और वो पेड़ अगर बड़ा होता चला जाएगा तो नुकसानदेह हो ही जाएगा। ये होना चाहिए। तो ये साइकोलॉजी जो है, ये रीड करने की क्षमता मैं समझता हूँ पुलिस के पास नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है जो मैं बताना चाहूँगा आपको, पुलिस का एक बाल ये पैर में गोली मारने से बुलंद नहीं होता है। पैर में गोली लगने से होता क्या है? अब हम लोग तो 307 बनाने के टाइम में खुद ही गोली मार लेते हैं, तो क्या करेंगे? इसमें कहाँ चोट लगती है, हड्डी कहाँ टूटती? रिवॉल्वर पिस्टल से गोली चला के देख लीजिए, कहाँ हड्डी टूट जाएगी? बिल्कुल नहीं टूटेगी। कितने अपराधियों की हड्डी टूटी होगी। लेकिन हाँ, कभी पुलिस का इकबाल बुलंद था जब थाने में घन चलते थे और दोनों हाथ तोड़ के टेढ़ा कर देते थे, और शर्ट पहन के जब निकलता था अपराधी तो हवाई जहाज जैसा निकलता था, दूर से देख में पहचान के आ जाता था कि ये अपराधी जा रहा है। और जब पैर तोड़े जाते थे, रात पड़ती थी, तो विकास दुबे की तरह ज़िंदगी भर भागने में सफल नहीं होता था। तब पुलिस का इकबाल था, तब थाने जाने में आदमी डरता था। पुलिस की या तो फिर अपराध ही छोड़ देता था और भागता था, तब गोली लगती थी उसके। जब फरार हो जाता था तो पुलिस को भी इनकाउंटर करने में मज़ा आता था। ये था पुलिस का इकबाल। अब पुलिस का इकबाल क्या है? टांग में गोली मार दी, नहीं ज़्यादा मार दी। अभी आज मैं टीवी में देख रहा था, एक आदमी लाल लाल इतना दिखा रहा था तो माना अधिकार खड़ा था कि थाने में टार्चर किया जाता। कहाँ से अपराधी डरेगा? अपराधी कहाँ से डर जाएगा पुलिस से? अच्छा, आपकी पुस्तक जो थी वो बहुत रोचक थी और बहुत बेस्ट सेलर रही, बहुत से लोगों ने उसको पढ़ा भी। उस पुस्तक में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात का आपने जिक्र किया था कि भारत में जो माफिया कल्चर था, मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड था, 90 के दशक में जो स्टॉक एक्सचेंज में धमाके हुए, उसके बाद जो दाऊद का पूरा गिरोह था जो कि भारत में मुख्य गिरोह था अंडरवर्ल्ड का और सारे तमाम बदमाश उससे जुड़े थे, उसमें बंटवारा हुआ और छोटा राजन और तमाम लोग अलग हुए,
वहीं से बबलू श्रीवास्तव भी शायद दाऊद के अगेंस्ट हुए, और उसके बाद वो एक बड़ा परिवर्तन देश के अंडरवर्ल्ड में आया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? और आज अभी भी जो पुलिस नेटवर्क है वो पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड का सफाया क्यों नहीं कर पाया? देखिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। ये आपसी द्वंद्व, आपसी झगड़े, बदमाशों में, ये मैं बहुत क्लियर कर दूं आपको, ये तो सब बात की कहने की बातें हैं। कोई देश प्रेमी नहीं होता है, कोई देशभक्त नहीं होता, देश के लिए कोई नहीं लड़ता है। अपराधी को मैं इसका हामी नहीं मानता हूँ, वो कहे भी तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि महसूस हो सकता है कि भाई इसने एक धर्म विशेष के लिए हमको नुकसान पहुंचा दिया, हम या मतलब जो है हमारे ऊपर आघात कर दिया, थोड़ा हमारा विरोध हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो विरोध होते हैं वो कुछ अपने निजी निहित स्वार्थों के लिए होते हैं। हमारे धंधे में अड़ंगा डाल रहा है, हमारे व्यवसाय में अड़ंगा डाल रहा है, इसकी वजह से हम कर नहीं पा रहे हैं, इसका नाम ज़्यादा हो गया। तो मैं अब उस पर ज़्यादा डिटेल ना ले जा करके मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक परिवर्तन आ गया जो आज आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं अपने ज़माने और इस ज़माने में थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा हूँ। आज की तारीख में पिछली तारीखों में क्या होता था, पहले लड़ाई रंगबाजी और मोच की हुआ करती थी। व्यवसायिक झगड़े बहुत कम थे, व्यवसायिक झगड़े कम होते थे। तुमने हमको कह दिया, हमने तुमको कह दिया, हम इस इलाके के दादा हैं, तुम उस इलाके के दादा हो, हमारा तुम्हारा झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया, मुखिया मारे जाते थे, मुखिया मारे जाते थे, सरगना मारे जाते थे, प्यादे नहीं मारे जाते थे। आज आप देख रहे होंगे जो ये अपराधी, चाहे प्रदेश स्तर पर चाहे हों, चाहे देश स्तर पर हों, चाहे जहाँ पर हों, ये क्या कर रहे हैं? ठेकेदारों की हत्या करा रहे हैं, इंजीनियर की हत्या करा रहे हैं, व्यवसायियों की हत्या करा रहे हैं। ये निरीह लोगों की हत्या करा करके अपना रुतबा बनाते हैं, वसूली करते हैं और माला माल हो रहे हैं। इनकी लड़ाई ना तो रंगबाजी के लिए है, ना मान सम्मान के लिए है, ना अपना क्षेत्र बांटने के लिए है। ये कोई राजे रजवाड़े की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। पहले की लड़ाइयाँ होती थी जब आदमी अपना ज़िला बांटता था कि मैं अपने ज़िले का बादशाह हूँ, उसने कहा मैं अपने ज़िले का बादशाह हूँ, दखलंदाजी हो गई, गिरोह लड़ गए। तो ये सब जगह होता था। आज की तारीख में ये कुछ नहीं हो रहा है। आज की तारीख में व्यवसाय बढ़ गया है। कोयले पर मेरा आधिपत्य है, खनिज पर मेरा है, केबिल पर मेरा है, फलां पर मेरा है। अब वो बट गए, आपस में नहीं लड़ रहे हैं। कितने माफिया एक दूसरे को मार रहे हैं आज हमको बता दीजिए, और कितने माफिया हम लोगों की ज़िंदगी में उस समय मारे जाते थे, वो रिकॉर्ड आप देख लीजिए। तब माफिया मारा जाता था, अब व्यवसायी मारा जाता है। चरित्र ही बदल गया, चरित्र बदल गया। अब तो पैसे के लिए बदमाशी हो रही है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण या पुलिस सिस्टम का संरक्षण, क्योंकि मुझे याद है कि पिछली सरकारों में अतीक अहमद जेल में होते थे तो सरकार के कैबिनेट मंत्री उनसे जेल में मिलने जाते थे, और जबकि वो एक विधायक की हत्या में आरोपी भी थे। और मुख्तार अंसारी रहे तो उनके भाई लोकसभा के सदस्य हैं, मुख्तार भी कई बार विधायक हुए, अतीक सांसद भी हुए, विधायक भी हुए, और गंभीर आपराधिक मुकदमे बने रहे। तो ये जो पूरा घालमेल है, क्या लगता है कि अपराध जो संगठित अपराध है और जो बड़े बड़े नाम हैं अपराध के जगत में, ये इनसे कभी हमारा प्रदेश, हमारा देश मुक्त हो पाएगा? देखिए, मैं बताऊं, एक ज़माने की बात मैं कर रहा था, उस पर समझिए। हमारे यहाँ पिताजी ने हमको शिक्षा दी होगी, सबको दी होगी, कि पैसे सबसे बड़ी चीज़ नहीं, ईमान धर्म भी कुछ है। आज बाप अपने लड़के से क्या कहता है, बेटा पैसा कमाना चाहे जैसे कमाना। तो जाहिर सी बात है कि जब अपराधी पैसा कमा रहा है, और हाँ, और पुलिस भी जान रही, नेता भी जान रहा है कि कमा रहा है, तो वो उससे हिस्सा क्यों नहीं लेगा, और उसको हिस्सा क्यों नहीं देगा? दोनों चीजें, वो हिस्सा लेगा भी, वो हिस्सा देगा भी। जब गलत धंधा करके पैसा पैदा कर रहे हो तो पैसा तो दोगे ही दोगे। सब नहीं देते हैं, सब लोग पैसा नहीं देते हैं, पुलिस को पैसा नहीं देते हैं, नेताओं को पैसा नहीं देते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर फिर मैंने कहा कि बहुत साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी।
बहुत मनोविज्ञान पढ़ना। चलिए अब इस विषय को हम लोग संक्षेप में ले आते हैं। और आपके बारे में ये कहा जाता है कि राजनीति में आपकी भी बड़ी महत्वाकांक्षा है और चेयरमैन आप हो गए, आपकी धर्मपत्नी चेयरमैन हो गई। अब क्या लक्ष्य है सियासत में? कौन सी वो ऊंचाई है, कौन सी वो मंजिल है जिसे आप पाना चाहते हैं? देखिए, मेरा सियासी लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वो तो गलत कह रहे हैं। हाँ, मेरा एक लक्ष्य ज़रूर है। जो मेरे विषय में जानते हैं और जो मेरे पास बैठते हैं, जो सुनते हैं, हमारे पास कुछ हमारे अनुभव भी हैं और अध्ययन भी है, दोनों चीज़ें हैं, जिसका देश बड़े पैमाने पर हमसे लाभ ले सकता है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि अगर बोलूं और मेरी बात को महत्व मिल जाए तो मेरे लिए पद माने नहीं रखेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि न मुझसे उस पर कोई सवाल पूछता है, और जब पूछता नहीं तो मैं जवाब भी नहीं दे पाता हूँ। कभी आप हमसे बैठ करके हमारी उस क्षमता को निकलवाने का प्रयास करिए। ये तो सब लोगों के मनोरंजन की चीज़ें हैं। लोग जानेंगे कि रंजीत बहादुर फलां थे, फलां हो गए, लेकिन मैं भगवान से एक प्रार्थना भी करूंगा और अपने लोगों की जो सुन रहे हैं उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि एक काम करना, बाकी कोई काम न करना, बदमाश मत बनना, अपराध की जगत में मत जाना। अपराधी होने के बाद अपराध से कैसे लौटा जाता है, इसका अगर कोई कड़वा अनुभव अगर मेरे जीवन से लेना चाहे तो ले सकता है। अब बाराबंकी नगर पालिका के मतदाताओं ने आपको लगातार समर्थन दिया। जब आप चेयरमैन हुए थे पहली बार तो इस शहर के लिए एक परिकल्पना आपने पेश की थी, और राजधानी का नज़दीकी शहर है ये। लोगों को एक सपना आपने दिखाया था कि ये शहर लखनऊ की तर्ज पे विकसित होगा, गोमती नगर की तर्ज पे विकसित होगा। और आज शहर में काफ़ी क्षेत्रों में काम भी हुए, लेकिन आबादी का विस्तार हुआ, क्षेत्र भी बड़ा हुआ है। तमाम स्थानों पर शहर उस रंगत में नहीं दिखता है जिसकी लोगों को उम्मीद थी। सड़कें खराब हैं, गंदगी है, नालियाँ चौक हैं। इस चुनौती को किस रूप में ले रहे हैं और किस तरह का शहर आप देना चाहेंगे लोगों को अगले आने वाले वर्षों में? दीपक जी, इस पर मैं केवल इतनी बात बता दूं, मैं पहले चुनाव के बाद जब दूसरा चुनाव लड़ा तो यहाँ की जनता बोल रही थी कि आपकी चेयरमैनी में बड़ा काम हुआ, और उसी आधार पर मुझे जिता दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये जो मेरा कार्यकाल चल रहा है वो थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, फंड की हमारे पास दिक्कतें आ रही हैं और कुछ थोड़ा महामारी वगैरह का संकट भी है, लेकिन जिस तरह से पिछले चुनाव में लोग बोले थे उसी तरह से इस बार भी बोलेंगे कि आपके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, और निश्चित तौर पर अभी जब तक रंजीत बहादुर रहेंगे चेयरमैनी मेरे ही पास रहेगी, मेरे इच्छित व्यक्ति के पास जाएगी। चलिए, आपका जो आत्मबल है, जो आत्मविश्वास है आपका, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपके काम बेहतर होंगे तो जनता आपके इस आत्मविश्वास को बनाए रखेगी। और तमाम मुद्दों पर आपसे रोचक बातचीत हुई। तो ये थे रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी, और इस मुद्दे को यहीं विराम देते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, अन्य विषयों पर बात होगी। नमस्कार। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।